बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अमूमन अपने चैनल पर करंट अफेयर्स पॉलिटिकल व्लॉग्स बनाते हैं, लेकिन कभी कभी हम आपको किसी सैरगाह में, किसी गांव में भी ले जाते हैं। अपने गांव के कब्रिस्तान के बारे में थोड़ी सी हमने आपको झलकियां दिखाई थी। आज हम आपको गार्डर टाउन लाहौर के कब्रिस्तान में लिए चलते हैं। आप हैरान होंगे कि ये क्या कह दिया। कब्रिस्तान में तो बंदा मरने के बाद जाता है, लेकिन उस बंदे के साथ जो मर जाता है, औरत है या मर्द है, उसके साथ काफ़ी ज़्यादा लोग उसको दफनाने के लिए भी जाते हैं, जो वापस आ जाते हैं। गोया कब्रिस्तान जाकर वापस आना मुमकिन है उन लोगों के लिए जो दफनाने के लिए जाते हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम शहजाद है भाई। कब से ये काम कर रहे हैं आप? हम सर यहाँ पे बचपन से ही हैं। पहले कौन था आपकी जगह पे? ये मेरे वालिद साहब के हैंड ओवर सारा। आपके वालिद साहब गोरकन है यहाँ के। वो अभी है इस दुनिया जी। में या वफात पा गए? है। और वो क्या करते हैं आप? वो भी गोरकन का काम करते हैं। क्या करते हैं? गोरकन का। गोरकन का। अच्छा, तो कितनी देर हो गई आपको यहाँ पे काम करते हुए? हमें तो कम से कम मुझे ना 18 साल हो गए यहाँ पे। 18 साल यहाँ पे हो गए? जी। अच्छा, और आपका मुलाजमत है या ठेका है? हम यहाँ पे मुलाजमत है। मुलाजमत करते हैं। कितनी तनख्वाह ले रहे हैं? हम तनख्वाह लेते हैं। मेरे वालिद साहब का काम है, हम वो करते हैं। क्या? वालिद साहब का काम है, हम वो करते हैं। वो करते हैं, ठीक है, यानी खिदमत कर रहे हैं। जी। कितने यहाँ पे टोटल मुलाजिम काम करते हैं? इधर टोटल मुलाजम 4 काम करते हैं। कितने? 4 काम करते हैं। आप लोग 4 लोग हैं यहाँ? जी। अच्छा, किस किस के ब्लॉक के कब्रिस्तान है यहाँ पे? ये शेरशाह ब्लॉक का। सिर्फ जी। शेरशाह ब्लॉक में कितने ब्लॉक होते हैं? शेरशाह ब्लॉक में 3 ब्लॉक हैं। कौन कौन से? शेरशाह ब्लॉक है और एक ये इसका नाम नहीं मुझे आ रहा। अच्छा, ए बी सी, यानी कि एक कब्र की खुदाई कितनी ले रहे हैं आप? इधर एक कब्र की खुदाई लेते हैं 4000 रुपये। कितना? 4000 रुपये क्या लेते हैं? निकालने की। एक कब्र खोदने में कितनी देर लगती है? सर एक कब्र खोदने में कम से कम भी ना 3.5 घंटे लगते हैं। 3 बंदे लगे हों तो। कितने? 3 बंदे लगे हों 3.5 घंटे लगते हैं। 3.5 घंटे? जी। तो एक दिन में कितनी कब्रें हो जाती है तकरीबन? एक दिन में एक कब्र हो जाती है। बस? जी, मुकम्मल। कभी कभार ज्यादा हो तो फिर आप कैसे मैनेज करते हैं? फिर हम सारे निकालते हैं। 3 बंदे निकालते हैं? 4 बंदे एक एक कब्र? नहीं, इकट्ठी 4 बंदे निकालेंगे। वो तो टाइम ज्यादा लगता होगा। जी। जो आप फूल वगैरह मेहमान वगैरह लिए आते हैं तो उनके लिए आप किराया वगैरह लेते हैं उनसे? नहीं, तो फिर क्या करते हैं? ये हम लोग किराया वगैरह नहीं लेते। ये बाइट से जो लेके आते हैं ना, वो दुकान से वो खुद ही लेके आते हैं। खुद ही डालते हैं? जी। इस इलाके में कोई रहायशी ना हो बिल्कुल, उसको यहाँ पे जगह नहीं तो मिलती। अगर कोई कहे कि जी मुझे यहाँ पे दफनाएं आप, नहीं मिलेगी उसके जगह। लिए क्या करना पड़ेगा उसको? वो इधर से नहीं जगह उनको मिलेगी। ये इधर के जो सोसाइटी का कब्रिस्तान है, ये सोसाइटी को ही जगह मिलती है। और कोई बंदा अगर तंग बाइट से किसी को नहीं। पैसे ज्यादा ले नहीं। या ये, बाइट से किसी को भी नहीं जगह मिलती। तो अगर जो बंदा आप यानी कि कोई मैयत यहाँ पे आती है, उसकी कब्र आप निकालते हैं, तो उसके लिए कौन कौन से आप? सर उसके लिए हमें पहले कागजात लेने पड़ते हैं, उनके घर का बिल लेना पड़ता है, उनकी फोटो कापी लेनी पड़ती है, उनका फिर पता करना पड़ता है भी शेरशाह ब्लॉक के हैं, तो फिर उनको जगह मिलती है। तस्दीक आप कैसे करते हैं? तस्दीक हमारा मुंशी है, वो करता है। मुंशी क्या करता है? वो तस्दीक करके आता है। कहाँ पे? ये जिसके घर फोतगी हुई होती है। अच्छा, वो तस्दीक करते हैं कि जी घर देखना पड़ता है हमें। लोग बताते हैं? जी, मोहल्ले वाले बताते हैं ये यहाँ के रहायशी हैं जो उनसे फोत हुए हैं, और फिर हम निकालते हैं। सफाई सुथराई के अखराजात आप कैसे पूरे करते हैं? ये हम खुद ही करते हैं। इसके अखराजात कौन पूरे करता है? इसके अखराजात यहाँ की कमेटी मेंबर करते हैं। कमेटी को कहाँ से पैसा आता है? कमेटी मेंबर को। वो पैसे कहाँ से लेते हैं? वो कमेटी मेंबर की होती हैं। वो पैसे कहाँ से लेते ये जो उसी कब्र की 4000 रुपये मिलता है। हैं? वो जमा होता है इनके पास, उनमें सारी? जी। ये हमें जो उनसे पैसे इकट्ठे होते हैं, उसमें सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो घरों के सारे अखराजात चल जाते हैं ऐसे? जी। वो आप तनख्वाह की सूरत में लेते हैं? जी। कितनी तनख्वाह लेते हैं तनख्वाह हमारी 10,000 रुपये है टोटल? यानी 4 बंदे हैं तो कितने लेते होंगे आप? 40,000 जी। इनसे? अगर ज्यादा मिसाल के तौर पे आपको खर्चे की जरूरत पड़े तो हम इनसे मांग लेते हैं। वो देते हैं फिर ये आपको? देते हैं। यानी आपका तमाम अखराजात उठाते हैं कि नहीं? उठाते हैं। अच्छा, यहाँ पे कोई मेला उत्सव वगैरह भी होता है कोई? नहीं।
किसी किस्म का? नहीं कोई दरबार हो? नहीं होता यहाँ पे, उर्स नहीं होता ना दरबार है यहाँ पे। इसकी बैक साइड पे कब्रिस्तान है, उधर होता है, वहाँ पे क्या होता है? उर्स होता है यहाँ पे साल भर। तो यहाँ पे क्या तकरीब को मुनक्कद होती है किसी किस्म की? नहीं, जो शहीद की कब्र बनी हुई है हाँ वो होती हैं, वो कौन करता है? वो जिन जिन की कब्रें हैं अंदर देखे हैं, वो रिपेट वगैरह होती है यहाँ पे, जो उनसे आते हैं जो जो शहीद हैं ना, उनकी यहाँ पे रिपेट होती है। ये आपके सामने गार्डन टाउन लाहौर का कब्रिस्तान है। मैं समझता हूँ कि ऐसे कब्रिस्तान खाल खाल ही अपने मुल्क में, ख़ुसूसी तौर पर देहात में तो ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता, शहरों में भी खाल खाल ही ऐसे कब्रिस्तान होंगे। आप ये देखें कि किस तरह से कब्रें एक लाइन में, एक तरतीब में बनाई गई हैं, और फिर इस कब्रिस्तान में शोहदा की कब्रें भी हैं। इस कब्र पर तो हर वक्त तलावत चलती रहती है। और आप ये भी देखें कि किस तरह से कब्रों के ऊपर फूल फेंके गए हैं, डाले गए हैं, और इसके साथ साथ फिर आपको ये भी नज़र आ रहा है कब्रिस्तान की तराश खराश, इसमें सब्ज़ा और इसमें पौधे और दरख्त किस तरह से एक तरह का समा बांध रहे हैं। लेकिन ये कब्रिस्तान में है। जब आप कब्रिस्तान में होते हैं तो यहाँ पे आपको जो महक आ रही होती है, जिस तरह से फूल महक रहे होते हैं, जिस तरह से हवाएं चल रही होती हैं, वो भी आपको कब्रिस्तान होने की वजह से अफसरदा नज़र आती हैं। कब्रिस्तान का माहौल अफसरदा ही होता है। कब्रिस्तान के बाहर ये फूल वाला नौजवान बैठा हुआ है, इसका हमने एक मरतबा इंटरव्यू किया था। वो इंटरव्यू कहीं से डिलीट हो गया। जब दोबारा इसके साथ बात की तो इसने कहा नहीं, अब मैं इंटरव्यू देने के लिए तैयार नहीं हूँ, मेरी खिंचाई हो जाएगी। इसने काफ़ी ज़्यादा मालूमात दी थी। इसने बताया था कि कितने ज़्यादा यहाँ पे 7-8 वहाँ पे लोग मुलाजम हैं इस कब्रिस्तान में, और फ़ी कब्र क्या रेट रखा गया है, और कब्रिस्तान को किस तरह से साफ़ सुथरा रखा जाता है, किस तरह से माली वहाँ पे काम करते हैं। हम आपको वो भी दिखाएंगे। और ये आप देखें कि किस तरह से कुरान पाक की तिलावत के लिए ये सिपारे रखे गए हैं, कुरान पाक रखे गए हैं, ये अहादीस और दुआओं की किताबें भी यहाँ पे पड़ी हुई हैं। मैं अपने घर से कभी कभी मॉडल टाउन पार्क वॉक के लिए जाता हूँ, तो कभी कभी यहाँ पे भी इस कब्रिस्तान में मैं चक्कर लगा लेता हूँ, कब्रिस्तान में आ जाया करता हूँ, फातिहा पढ़ के निकल जाता हूँ। इसी इलाके में हमारे दोस्त मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रोफेसर अहमद सलीम वो भी रहते हैं। उनके बड़ों की कब्रें इसी कब्रिस्तान में हैं। वो ये बता रहे थे, 2 वाक़यात उन्होंने बताए। उन्होंने कहा कि मैं अपने बड़ों की कब्र पर फातिहा के लिए आता रहता हूँ। बरसात का मौसम था, मैं यहाँ पे मट्टी डालकर कब्रों को दुरुस्त करके वापस जाने लगा, तो एक कब्र के करीब से गुजरा तो उसके ऊपर एक खातून खड़ी हुई थी, बुढ़िया थी। तो उसने मुझे कहा, बेटा ये मेरी कब्र बैठ गई है, इसको दुरुस्त करवा दो। डॉक्टर अहमद सलीम कहते हैं कि मैंने कहा, खाला जी ठीक है, मैं अभी करवा देता हूँ। डॉक्टर साहब ने मुझे ये बताया कि मैं उसके बाद कब्रिस्तान से बाहर गया, मज़दूर को साथ लिया। वो कब्र जिस तरह से पानी में बैठी हुई थी, टूटी हुई थी, उसको मैंने मुकम्मल करा दिया, उसको मुरम्मत करवा दिया। उसके बाद मैं घर चला गया हूँ। तो मुझे वहाँ पे जब मैं मौजूद रहा, जब मैं ये काम कर रहा था, साथ साथ नाज़रीन आपके सामने इसी कब्रिस्तान के मनाज़र भी चल रहे हैं, साथ साथ मैं आपको वाक़या बताता जा रहा हूँ। तो डॉक्टर अहमद सलीम साहब कहते हैं कि मेरे जहन में एक लम्हे के लिए भी ये नहीं आया कि ये खातून यहाँ पे कैसे खड़ी है, कैसे इसने कह दिया कि ये मेरी कब्र है और बैठ गई है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं घर गया, जब मैं घर पहुंचा तो फिर मेरे जहन में आया कि ये क्या हो गया। हैरान हुआ, परेशान हुआ, शक रह गया कि ये आखिर हुआ तो क्या हुआ कि एक खातून वो खुद अपनी कब्र के ऊपर खड़ी है, वो कह रही है कि मेरी कब्र है, बैठ गई है, इसको दुरुस्त करवा दें। तो नाज़रीन यहाँ पे ये भी आपको मैं दिखा रहा हूँ कि लोग कब्र पर फूल फेंक कर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक भी सूखा हुआ फूल नज़र नहीं आएगा। तो क्या ये लोग सफाई कर देते हैं? सफाई भी करते हैं और उसके साथ साथ सफाया भी करते हैं। इस पर बाद में बात करते हैं। डॉक्टर अहमद सलीम साहब कहते हैं कि मैं हैरान हुआ, परेशान हुआ कि आखिरकार क्या हुआ है। लेकिन जिस दौरान मैं ये सारा कुछ कर रहा था, मेरे जहन में एक लम्हे के लिए भी ये नहीं आया कि ये खातून
قبر سے اٹھ کر کیسے کہہ دیتی ہے؟ بہرحال یہ تو اللہ تعالیٰ کے بھید ہیں، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ڈاکٹر احمد سلیم صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ایک بندے نے بتایا کہ اسے خواب آیا ہے کہ فلاں قبر والا اسے خواب میں کہہ رہا ہے کہ میری قبر کے قریب سے مجھ تک بارش کا پانی پہنچنے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو سب نے مشورہ کیا کہ اس خواب کو سچا جانا جائے یا نہ سچا جانا جائے۔ بہرحال دوسری مرتبہ پھر اس کو یہی خواب آیا تو فیصلہ کیا گیا کہ قبر کو اکھاڑ لیا جائے۔ جب قبر کو اکھاڑا گیا تو پانی واقعی ان کے کفن کے قریب کو چھونے والا تھا۔ اس بندے کو مرے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا تھا، کئی سال ہو گئے تھے، لیکن اس کا کفن بالکل اسی طرح تھا۔ پھر اس کے چہرے سے کفن کو اٹھایا گیا تو وہ بزرگ بالکل تر و تازہ تھے۔ ان کو ایک بار پھر نہلایا گیا، نہلانے کے بعد پھر وہیں پہ دفنایا گیا۔ یہ دو واقعات ڈاکٹر احمد سلیم صاحب کی طرف سے ہمیں بتائے گئے تھے، ہم نے آپ کے گوش گزار کر دیے اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی دکھا دیا، بتا دیا کہ کتنا زیادہ زبردست طریقے سے اس قبرستان کو مینٹین کیا گیا ہے۔ باقی ہم نے بات کی کہ پھولوں کا صفایا، یہ ضروری نہیں ہے کہ جو لوگ یہاں پہ پھول اپنے پیاروں کی قبروں پر رکھتے ہیں، یہ باہر بیٹھا جو نوجوان ہے اسی سے خریدتے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کہیں دور دراز سے آنے والے اپنے ساتھ بھی پھول لاتے ہوں، گلدستے لاتے ہوں تو قبروں پر رکھ دیتے ہوں، قبروں پر نشاور کر دیتے ہوں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہاں پہ کوئی اجنبی نہیں ہے تو پھر صفایا کرنے والے پہنچ جاتے ہیں، تازہ پھولوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں اور یہیں پہ پھر باہر اس نوجوان کے پاس رکھ دیں۔ کسی اور نے کیا آنا ہے، بلکہ اسی کی طرف سے ہو سکتا ہے یہ سارا کچھ کیا جاتا ہو۔ بہرحال یہ چند ٹکے مزید کما لیتا ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کوئی برائی نہیں ہے۔ اگر وہ پیسے کار خیر میں استعمال کر دیتا ہے تو پھر اس کو شاباش دینی چاہیے۔ اگر وہ اپنے کھانے پینے کے لیے اپنے اوپر یہ پیسے لگاتا ہے، اپنے استعمال کے لیے رکھتا ہے، حالانکہ اس کی اپنی تنخواہ بھی مقرر ہے، تو پھر آپ یوں کہہ لیجئے کہ اس پھول چرانے میں اور کفن چوری کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ اجازت دیجیے، ہم نے آپ کو قبرستان کا سارا کوئی دکھا دیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جہاں پہ ضروری سمجھا وہاں پہ موجود لوگوں کے ساتھ ہماری جو گفتگو ہوئی، ہماری جو بات ہوئی وہ بھی آپ کو دکھا دی، وہ بھی آپ کو سنا دی۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ قبرستان کتنے رقبے پر محیط ہے، یہاں پر کیا کچھ ہوتا ہے، کتنے کی قبر کھودی جاتی ہے، کون سے لوگ اپنے میت کو یہاں پہ دفنا سکتے ہیں اور کس کو اس قبرستان میں دفنانے کی اجازت نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔